नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत कुमार। प्रशांत टीचिंग वे में आपका स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि हम आपको पहले ही बता देते हैं, कुछ समय से मैंने वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। आवाज़ में अभी भी थोड़ा भारीपन आता महसूस होता होगा आप लोगों को। तो दोस्तों, आज से पुनः आप लोगों के लिए नए उमंग के साथ नए टॉपिक पे आते हैं। ईवीएस क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन के साथ आपको वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर भी मिलेंगे आप लोगों को। तो दोस्तों, फिर वही मस्ती के साथ हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ाई को कभी दोस्तों बोझ नहीं समझेंगे हम लोग। पढ़ाई हमारे लिए बोझ नहीं होती है। ये हमारे लिए क्या होती है? एक जीवन जीने पढ़ाई एक हमारा क्या है? जीवन का लक्ष्य है। और लक्ष्य हमारा क्या होगा? जो हम पढ़ाई करेंगे, जो हमारी मकसद है, हम सबों का मकसद है टीचर बनने का। तो दोस्तों, हम इन बातें बीच बीच में करते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रथम पार्ट लेके आए हुए हैं ईवीएस का। और सबसे पहले मैं बीच में ये भी नहीं बोलूँगा, और मैं सबसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं। अगर आपको पहले पढ़ लीजिए दोस्तों, पढ़ लीजिए, और आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप डिसलाइक भी डाल सकते हो। दोस्तों, पढ़ाई किसी के लिए, किसी का भी किसी का भी हो पढ़ाई, उसे डिसलाइक करना मैं तो आज तक नहीं सीखा। अगर नहीं लाइक कर सकते तो डिसलाइक भी नहीं करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आप लोगों से मजाक किया, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि प्रशांत टीचिंग वे हमारा चैनल है, और ईवीएस का आज क्वेश्चन आंसर का प्रथम पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें लगभग 40 क्वेश्चन होंगे। प्रथम क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण की प्रमुखता कितने घटक होते हैं? पर्यावरण की प्रमुखता कितने घटक होते हैं? पर्यावरण की प्रमुखता 3 घटक होते हैं दोस्तों। कौन-कौन सी? भौतिक या अजैविक घटक। भौतिक या अजैविक घटक बोल सकते हैं, जैविक घटक बोल सकते हैं, तथा ऊर्जा संघटक बोल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, भौतिक, जैविक और ऊर्जा संघटक, ये तीनों क्या होते हैं? पर्यावरण के प्रमुखता 3 घटक होते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन है दोस्तों, आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मक में भूमिका किस प्रकार की थी? आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मक में भूमिका किस प्रकार की थी? दाता और पाता, पाता तथा दाता, रिसीवर एंड कंट्रीब्यूटर्स। दोस्तों, पहले हम क्या करते हैं? किसी से कोई भी सामान लेते हैं। सिंपल बात में दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूँगा। आप अगर किसी को रुपया देते हैं, देने जाते हैं, तो क्या करते हैं? लेने के लिए आदमी तत्पर रहता है। और आपको ही कोई दे, आपका पैसा नहीं भी हो, फिर भी अगर, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आपका पैसा अगर हो, अगर कोई आपको, आपकी मम्मी को देने आए, तो क्या करना? आपकी मम्मी क्या बोलेगी? हाँ हाँ, लाइए ना, मुझे दे दीजिए, मैं उनको बोल दूंगी। और अगर आपकी मम्मी को कोई ये बात बता दे कि आपके बेटे ने, आपके बउआ ने क्या किए, हम उससे पैसा पा रहे हैं, क्या मम्मी जी, माता जी आप हमको दे सकते हैं? तो आपकी मम्मी क्या बोलती है? नहीं नहीं, उसी से आप पैसा का काम वही जाने, उसी से लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ सबसे प्रथम हम ये समझाना चाहेंगे कि पैसा लेने का जब बात आया, तो देखिए दोस्तों, लेने के लिए तुरंत आगे बढ़ गए, हाँ हाँ दे दीजिए। और जब देने का बात आया, नहीं, तो क्या करते हैं हम लोग? पहले अपने क्या करना चाहते हैं? लेना जानते हैं। हम लोग भी खुद क्या है? स्वार्थी हैं। पहले लेना जानते हैं। हम अपने आप को भी नहीं कह रहे हैं दोस्तों, अपने आप को भी कह रहे हैं, और सभी को बोल रहे हैं। तो क्या होता है? कोई भी चीज़ लेने के लिए हम क्या करते हैं? पहले लेना जानते हैं, उसके बाद देना जानते हैं। तो दोस्तों, आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मक में भूमिका किस प्रकार की थी? पहले पाता, फिर दाता। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है?
प्रौद्योगिकी मानव, जो दोस्तों जैसे कि ईंट भट्ठा हो, कोल कारखाना हो, या फिर बहुत ऐसे भी प्रौद्योगिकी हो, वहाँ पे क्या होता है, कितने प्रदूषण निकलते हैं, काफी प्रदूषण होते हैं। उससे जो भी कोल कारखाना होते हैं उससे निकलने वाले गंदगी से क्या होता है, हमारे जल प्रदूषण होते हैं। तो पर्यावरण का क्या होता है, ये सब विध्वंसक माना जाता है। कौन सा प्रौद्योगिक, जो भी ये फैक्ट्री का मतलब ये करते हैं, फैक्ट्री जो लगाते हैं, ये सब क्या है, पर्यावरण का क्या है, ये सब विध्वंसक माना जाता है दोस्तों। कौन सी विद्या ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया? क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि कौन सी विद्या ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया? पशुपालन। पशुपालन जो है दोस्तों, पशुपालन मानव को क्या किया, सामूहिक जीवन प्रदान किया। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है झूम की खेती दोस्तों। झूम की खेती होती है दोस्तों। कौन सी खेती होती है, सर्वाधिक पुरातन प्रणाली, प्राचीन, पुरातन किसे कहते हैं दोस्तों, प्राचीन। प्राचीन प्रणाली क्या है खेती की, झूम खेती। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि कहाँ पर प्रचलित है? झूम की खेती जो है दोस्तों, आज भी विश्व में तथा भारत में आज भी दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा पूर्वोत्तर भारत में, दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में। तो पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में क्या है, पूर्वोत्तर भारत में आज भी क्या है, झूम की खेती होती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सॉरी दोस्तों, मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्रदान की गई? मानव भूगोल, मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है दोस्तों? फ्रेडरिक रेटजल। फ्रेडरिक रेटजल साहब कौन है, मानव भूगोल के जन्मदाता। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्य क्षमता, कार्य कार्यक्षम तापमान, कार्य क्षमता होता है दोस्तों, कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती है? 25 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या करते हैं, मानव बर्दाश्त कर सकते हैं, उसमें काम कर सकते हैं। तथा 60% आर्द्रता, 60% आर्द्रता और 25% सेल्सियस तापमान पर सर्वाधिक तापमान, ये क्या मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान क्या होते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस तापमान था, 60 डिग्री आर्द्रता। तो तापमान अगर पूछे जाएंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस मारेंगे, और आर्द्रता पूछी जाए तो 60%। औद्योगिकी क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? औद्योगिक औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में हुई थी दोस्तों। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ? पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ दोस्तों? औद्योगिक औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से। औद्योगिक पर्यावरण का समस्या कब से स्टार्ट हुआ दोस्तों? जब से उद्योग धंधे लगने स्टार्ट हो गए, उससे निकलने वाले गैस प्रदूषण, गंदी गंदी धुआं, ये सब क्या करने लगे, पर्यावरण की समस्या को, जैसे कि पेड़ पौधे को, जहाँ भी उद्योग लगा होगा दोस्तों, वहाँ का पर्यावरण काफी गर्म महसूस होगा। आप शहर ही चले जाओ दोस्तों, यहाँ पे जितने वाहन चलते हैं, जितने शोर शराबा होते हैं, यहाँ की वातावरण और इससे शहर से बाहर निकलिए, इसका वातावरण, दोनों में काफी अंतर होती है दोस्तों। ये क्या होता है, ये सब क्या होता है, पर्यावरण का एक समस्या होता है दोस्तों। तो औद्योगिक क्रांति, आर्थिक निश्चयवाद, ये सब जो हुआ तो पर्यावरण का समस्या क्या हुआ, प्रादुर्भाव होने लगा दोस्तों। अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? अपक्षय, अपक्षय कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? भूमिकीय प्रक्रिया है। भूमिकीय प्रक्रिया क्या है, अपक्षय। अपक्षय कैसी प्रक्रिया है, भूमिकीय प्रक्रिया। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया कब? 1965 से 1974 के बीच। ठीक है दोस्तों। ओजोन स्तर के चरण का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था? ओजोन स्तर के चरण का पता सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था? जोसेफ फरमैन के द्वारा 1985 में। कहाँ लगाया था? इंग्लैंड में। जोसेफ फरमैन कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। कब लगाया गया था? 1985 में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद
ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक माना जाता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद दूसरा विध्वंसक यौगिक है नाइट्रोजन ऑक्साइड। भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? भूमिगत जल के दोहन यानी दोस्तों भूमिगत यानी भूमि के अंदर जल का दोहन जो है ये संसार का कौन सा सर्वाधिक प्रभावित हुआ था? संसार का सबसे ज्यादा प्रभावित शहर हुआ था बुल्किन बुकलिन बुकलिन शहर है जो यूएसए में है दोस्तों। ये भूमिगत जल के दोहन के कारण ये सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। कौन सा शहर? बुकलिन शहर जो कि यूएसए में है। दोस्तों ये ईवीएस का क्वेश्चन है इन्वायरमेंट स्टडीज। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसी नहीं होगी जिस प्रकार मनोविज्ञान में हंसी मजाक हर चीज से एक सोचने की होती है। इसमें दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा। आप मुझे उम्मीद है आप लोग कॉपी क्वेश्चन निकाल लीजिए, नहीं निकाले हुए हैं तो निकाल लीजिए, उसको लिखिए, नोट कीजिए, एक बार लिखिए, उसको पढ़िए, अपने से फिर से लिखिए दोस्तों, याद कर कर लिखिए। उसमें क्या होगा, उससे आपको 1 से 2 बार जैसे आप लिखना प्रारंभ करेंगे तो उसी प्रकार आपको क्या होगा, याद होते जाएगा। जैसे मैंने आपको बता दिया भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। तो दोस्तों दिमाग में अटकना चाहिए एक बार में। मैं 4 ऑप्शन दे के ABCD करके मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं ऐसा क्वेश्चन बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के सामने उत्तर हिट मारे दिमाग में। जिस प्रकार क्वेश्चन आए आप आंख बंद करके एक बार में टिक लगा दो, एक माउस क्लिक करो, कंप्यूटर सबमिट ले ले। दूसरी बार उसको देखने का आप लोगों के पास समय ही ना बचे, क्योंकि आपके पास वहाँ 50 सेकेंड 30 सेकेंड दिया था दोस्तों। उसी बीच में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैथ है, जो संस्कृत रखेंगे संस्कृत है, जो हिंदी रखेंगे हिंदी है, इंग्लिश है, ईवीएस है, साइकोलॉजी है, ये सब जो है दोस्तों ये सब क्या करना पड़ेगा आपको, वही 2 घंटे 3 घंटे के अंदर आपको सॉल्व करनी है दोस्तों। तो आपके पास उतना समय नहीं है कि आप ऑप्शन में जाके कंफ्यूज करोगे। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो आप एक बार में हिट मार दो। बोल्किन सर यूएसए। मेघ विजन में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? मेघ विजन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन के यौगिक का। किसका किसका दोस्तों? मेघ विजन में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन के यौगिक का। अपने स्थान पर शैलों तथा रिगोलिथ यानी आवरण प्रस्तर के विघटन का विनियोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपने स्थान पर शैलों तथा रिगोलिथ किसे कहते हैं? आवरण प्रस्तर के विघटन का तथा विनियोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं दोस्तों। हिमालय के सहारे बसे होगा दोस्तों, हिमालय के सहारे बसे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमिवाह एवं भूमिवाह तथा भूसंकलन का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भारी लगेंगे देखने में, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि लंबा लंबा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये सब चीज देख के आप घबराइएगा नहीं, अपने आप में हिम्मत रखिए, क्योंकि दोस्तों जो डर गया सो मर गया। तो दोस्तों ये बात आप जानते हैं कि अगर सोए हुए सिंह के मुंह में कभी मृगा प्रवेश नहीं करता। अगर आप सोए हुए हैं तो जगिए, अपने आप को जगाइए। मैं भी आपके लिए पढ़ रहा हूँ, आप अपने लिए नहीं, अपने माता पिता खुशी के लिए, हमारी खुशी के लिए, जो मैं आपके लिए प्रत्येक दिन सिर्फ आपके लिए 40 क्वेश्चन ही लेकर आता हूँ। मैं भी आपके लिए, मैं भी पहले तैयारी करता हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो। मैं ऐसी सिंपल भाषा में लेकर आता हूँ कि आप लोगों को पढ़ने में कोई परेशानी ना हो। आप क्वेश्चन को देखो और एक माउस क्लिक करो बस। तो दोस्तों ये हिमालय के सहारे बसे तथा फैले हुए भारतीय नगरों में भूमिवाह एवं भूसंकलन का प्रमुख कारण क्या है? मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में स्थित स्थिति की दशा में
विक्षुब्धता एवं ढाल विनाश। ये सब क्या है दोस्तों कि जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि भूसंकलन क्यों होता है। अब देखिए, जैसे कि आप पहाड़ के बगल में कोई भी गांव है, शहर है, और पहाड़ ऊंचा होता है दोस्तों, ये बात आप भी जानते हैं। अगर पहाड़ के नीचे की जो होती है दोस्तों, जड़ से आप काटना स्टार्ट करोगे तो आज ना कल तो भूसंकलन होना ही है। हल्का भी भूकंप आया, कुछ भी हुआ, अब बड़े बड़े मकान के चारों तरफ से मिट्टी निकाल लीजिएगा तो क्या होगा। थोड़ा भी धरती में भूकंप की तीव्रता आएगी तो क्या वो मकान टिकेगा? नहीं टिकेगा ना दोस्तों। वही इसमें कह रहा है। दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक नदी, नरक नदी, टेंसी नदी को, टेम्सी होता है दोस्तों, टेंसी नदी को कहा जाता है। क्या कहता है? अमेरिका का नरक। कौन सी? टेंसी नदी। भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है? भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है दोस्तों? टेंसी घाटी। इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों? 1940 में। किसने करवाया था? यूएसए ने दोस्तों। विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली दो नदियां कौन सी है? विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली दो नदियां कौन सी है? येलो येलो जो चीन में है, तथा गंगा नदी जो कहाँ है? हमारी भारत में। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी दोस्तों। येलो नदी कहाँ है? अवसाद का परिवहन कौन कौन नदी करती है दोस्तों? येलो नदी जो चीन में है, एवं गंगा नदी जो कि हमारी भारत में है दोस्तों। उत्तर भारत की उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सी नदी है? गंगा नदी दोस्तों। मिस्र किसकी देन है? मिस्र किसकी देन है? नील नदी की। दोस्तों, नील नदी के मुहाने पर बसा क्या है? मिस्र। मिस्र देश जो है, नील नदी के कटाई भराई से क्या हुआ? मिस्र देश का निर्माण हुआ। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है दोस्तों? ये तो आप लोग बच्चे वाला क्वेश्चन हो गया। ये तो अगर कोई नहीं बता रहे हैं दोस्तों, तो ये आप लोग, तब तो मैं ये कहूँगा कि आप लोगों का पढ़ना बेकार है। और मैं पढ़ना बेकार नहीं, बहुत ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिसको पता नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए कोई बात नहीं है, मैं हूँ आप लोगों के सपोर्ट करने के लिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं आप लोगों को पूरा हर चीज़ परिपूर्ण कर दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए हूँ। जो मुझसे मुझे जानकारी है मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, और आप लोगों को भी जो जानकारी हो तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो, भेज सकते हो। मैं उसको अगले एपिसोड में, अगले पार्ट में आपको उसमें डाल दूंगा। उससे क्या होगा, मुझे भी याद हो जाएगी। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ता हूँ। मुझसे भी कोई तरह के त्रुटियां हो सकती है। तो दोस्तों, आप उनको क्या करना है, मेरी त्रुटियों के नहीं, मेरी त्रुटियां, जो भी मेरे में त्रुटियां हैं उसको आप छोड़ दे दीजिएगा। जो अच्छाई हो वो लीजिएगा, और आप लोगों में जो अच्छाई हो वो आप हमको दीजिएगा। कोई भी गलत कमेंट नहीं करे होगे दोस्तों, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप एक पीपुल टीचर हो। और अगर आप सीटेट बीटेट की तैयारी कर रहे हो तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप लोग भी एक भविष्य के शिक्षक हो। और शिक्षक कभी साधारण नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों, ये बात मुझे चाणक्य की बात याद आ गई है। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। हर शिक्षक अपने आप में क्या होते हैं? निर्माणक और विध्वंसक। अगर आप निर्माण कर सकते हैं तो विध्वंस भी कर सकते हैं। आप किसी को बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों, मैं, मेरे नज़र में आप सभी जितने भी हमारे भाई बहन दोस्त शिक्षक शिक्षिकाएं बनने की उम्मीद से पढ़ रहे हैं, वो सभी हमारे लिए क्या है? एक निर्माणक है, विध्वंसक कोई नहीं है। किसी को बढ़ाने का काम कीजिए दोस्तों, ना कि उसे गिराने का। शिक्षक क्या होते हैं? कभी साधारण नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ये बात, ये 24 नंबर का क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है दोस्तों, आप लोग खुद याद ही होगा। तो दामोदर नदी क्या है? पश्चिम बंगाल का शोक। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों? ये सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। मैं बिहारी हूँ, और बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। क्योंकि कोसी नदी मेरे घर के बगल में पड़ता है दोस्तों। जब कभी कोसी मैया में उफान आती है तो हमारे गांव तक जरूर उसका पानी आता है।
और उसके पानी से हमारे गांव की खेतों में वो नमी आती है दोस्तों कि क्या क्या हमारे गांव की जो मिट्टी है वो कोसी नदी का पानी से इस नमी से इतनी उपजाऊ है दोस्तों कि मेरे गांव के मिट्टी के यानी मेरा गांव का चौहद्दी जो भी है दोस्तों क्षेत्रफल अच्छा है। तो 4-5 गांव की जितने भी मजदूर वर्ग हैं वो आके हमारे गांव में अपने जिस प्रकार भी काम करते हैं मजदूरी करके जो भी करते हैं तो काफ़ी अच्छे तरह से अपने आप को भरपाई कर लेते हैं दोस्तों। तो कोसी नदी को मैं सत प्रणाम करता हूँ जिसके नमी से मैं उसको अपने गांव की अनाज खाद्यान्न प्राप्त करता हूँ। तो दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी कब और किसके कारण हुई थी। तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए 3 दिसंबर 1984 को हुआ था किसके कारण मिथाइल आइसोसाइनेट जो लीक हुआ था इसके रिसाव के कारण क्या हुआ था भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर 1984 को। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब और किस देश में हुई थी। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना 22 अप्रैल 1986 को हुई थी दोस्तों यूक्रेन के चेरनोबिल में। इसलिए दोस्तों चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कहा गया यूक्रेन में। अभी दोस्तों यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है दोस्तों। आज लगभग 27 दिन से युद्ध चल रहा है। तो यूक्रेन की बात याद आ गई। तो दोस्तों यूक्रेन में हुआ था चेरनोबिल दुर्घटना परमाणु दुर्घटना 1986 में 22 अप्रैल को। 3 माइल आइसलैंड दुर्घटना 3 माइल आइसलैंड दुर्घटना क्या है। यह क्या है यूएसए के परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सबसे बड़ी दुर्घटना है। सबसे बड़ी दुर्घटना कब है यूएसए का है परमाणु संयंत्र सबसे बड़ी दुर्घटना यूएसए का जो 28 मार्च 1979 पेंसिल्वेनिया में 3 माइल परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पर हुई थी। तो 3 माइल आइलैंड दुर्घटना क्यों कहा गया क्योंकि यूएसए में पेंसिल्वेनिया 3 माइल परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र पर क्या हुआ यह दुर्घटना हुई थी कब 1979 28 मार्च। तो धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे। धारणीय या अस्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे ब्रेटलैंड साहब 1987। अस्थायी विकास की अवधारणा के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन थे ब्रेटलैंड साहब याद रखिए दोस्तों 1987। इसके बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा और आप लोग जानकारी हो तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अस्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। अस्थायी विकास के निमित्त संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन जोहान्सबर्ग में किया गया था दोस्तों 2002 में। अस्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था दोस्तों। अस्थायी विकास शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था विश्व संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट में। अस्थायी विकास विश्व संरक्षण रणनीति की रिपोर्ट में की गई थी अस्थायी विकास शब्द का प्रयोग। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन की संख्या किस सम्मेलन को प्रदान की गई है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुए थे दोस्तों 2002 में। ये कहाँ हुई थी जोहान्सबर्ग में दोस्तों। धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन कौन है। धारणीय विकास के मुख्य 5 क्षेत्र कौन कौन से है ऊर्जा जल स्वास्थ्य कृषि तथा जैव विविधता। ऊर्जा जल स्वास्थ्य दोस्तों इस प्रकार आप याद कर ले ऊर्जा जल स्वास्थ्य कृषि तथा जैव विविधता। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 34 क्वेश्चन नंबर है भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो दोस्तों विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत तो आप कह सकते हैं खुद आप भी बता सकते हैं दोस्तों। सबसे अच्छा स्रोत क्या है सौर ऊर्जा फिर पवन ऊर्जा फिर जल विद्युत ऊर्जा। तो दोस्तों जल विद्युत ऊर्जा थोड़ा सा काफी ये लग रहा है। तो सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है सौर ऊर्जा मार सकते हैं आप। सौर ऊर्जा नहीं रहेंगे पवन ऊर्जा मार सकते हैं। जब पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा दोनों नहीं रहेंगे और जल विद्युत ऊर्जा रहेंगे आप मार सकते हैं दोस्तों। धारणीय विकास किसकी उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है।
धारणीय विकास किसकी उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशील का विषय है। प्राकृतिक संसाधन क्या है दोस्तों? धारणीय विकास किसके उपयोग में है? प्राकृतिक संसाधन में दोस्तों। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना 1982 में की गई थी दोस्तों। तो 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसिएनेट हुआ था। कहाँ दोस्तों? कहाँ हुआ था? भोपाल में दोस्तों। और 1982 में ऊर्जा विभाग की परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना की गई थी 1982 में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? NEERI राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पे है दोस्तों? नागपुर में दोस्तों। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये दोस्तों कहाँ है? सॉरी दोस्तों, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम जाना था और किस नाम जाना था दोस्तों? छाता विधान। छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को क्या जाता है? छाता विधान। भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? भारतीय नवीनीकरण ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना 1987 में की गई थी। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, रियो 5 या पृथ्वी सम्मेलन 5, रियो +5 या पृथ्वी सम्मेलन +5 कब और कहाँ आयोजित हुआ था? तो दोस्तों 23 से 27 जून, यानी दोस्तों 23, 24, 25, 26, 27, 5 दिन का ये क्या हुआ था? रियो 5। रियो 5 क्यों कहा गया? क्योंकि दोस्तों 5 दिन का ये क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था 1997 में। कहाँ हुआ था दोस्तों? न्यूयॉर्क में हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों आज तक का क्वेश्चन इतना ही था। बस मैं आप लोगों से फिर गुजारिश करूंगा, महिला विरुद्ध सैनिक शिक्षक और किसान का हमेशा दोस्तों सम्मान कीजिएगा, क्योंकि महिला से हमारी क्या होती है? महिला हमारी क्या होती है? माँ होती है, बहन होती है, पत्नियां होती है। पत्नियां नहीं बोला जाएगा दोस्तों, पत्नी होती है। पत्नियां अनेकों पत्नियां हो जाती है दोस्तों। तो आप लोग गलत कमेंट नहीं सोचिएगा दोस्तों। तो माँ होती है, बहन होती है, यानी महिला का जितना भी रूप होता है, एक महिला जिस घर में होती है उस घर में क्या होते हैं दोस्तों? उस घर में ईश्वर का निवास स्थान होता है दोस्तों। और जिस घर में वृद्ध पिता हंसते रहते हैं उस घर में भगवान का वास होते हैं दोस्तों। सैनिक की सेवा सेवा करें दोस्तों, सैनिक का इज्जत करें, शिक्षक को सम्मान दें दोस्तों, और किसान को सम्मान दें दोस्तों, क्योंकि इन सब क्या है? हमारे पालनहार हैं दोस्तों। तो इस सब का सम्मान कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद। और लास्ट में मैं फिर कहूँगा, जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्रशांत टीचिंग वे, प्रशांत टीचिंग वे सिंबल आप लोग ने पहले देख ही लिया होगा। ठीक है दोस्तों, अभी स्टार्टिंग है, मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन लेके आऊँगा क्वेश्चन, और डेली क्वेश्चन लेके आऊँगा। अब मैं आप लोगों के लिए एक सुबह क्वेश्चन लेके आऊँगा, एक शाम लेके आऊँगा। शाम के टाइम में दोस्तों लगभग रात को 10 बजे अपडेट होगी EVS क्वेश्चन, और सुबह में 6 बजे आपको, पक्का 6 बजे आपको मिल जाएगी मनोविज्ञान क्वेश्चन। अभी 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ज़्यादा नहीं दोस्तों, 40-40 क्वेश्चन आप लोगों के लेकर आऊँगा। लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिर से मैं यही बोलूँगा कि सबका सम्मान कीजिएगा, खुश रहिएगा, और पढ़ाई को बोझ नहीं समझिएगा, बस पढ़ाई कीजिएगा। और अपने माता पिता का और साथ में मेरा भी अरमान जो है कि जब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि भैया मैंने सीटेट बीटेट स्टेट अपने स्टेट से निकाला, तो मुझे काफ़ी खुशी होगी। तो धन्यवाद, इतना ही। खुश रहिए, मस्ती में रहिए। जय हिंद दोस्तों।